यहाँ यूनिलेटरल सीज फायर किया था। एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आज आपके सामने हम लेकर आए हैं एक ऐसा मुद्दा जिस मुद्दे पर देश में चर्चा की आवश्यकता है। बहुत लोग कहते हैं कि आतंक का धर्म नहीं है, तो आतंक का अगर धर्म नहीं तो कश्मीर घाटी में संघर्ष विराम रमजान में ही क्यों है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आपकी उदारता, महानता या शांति प्रिय संदेश शैतानों के लिए कैसे हो सकता है? ऐसे दरिंदे जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के एक अच्छे संदेश को हिंसाचार में खून खराबा करके अपनी खुद की औकात दिखा दी है, ऐसे में यह निर्णय कितना सही है? और इसलिए आज 1 घंटे तक बिंदास बोल में आप सबको दिल खोलकर, हाथ खोलकर, मुट्ठी बांधकर, बेखौफ होकर बोलकर बताना है कि आखिर सीज फायर अर्थात संघर्ष विराम मेरे लिए संघर्ष नहीं, युद्ध है। संघर्ष विराम छोटा शब्द है। यह हिंदुस्तान के खिलाफ जिहादियों ने शुरू किया युद्ध है, जो खुद कहते हैं यह युद्ध है। कश्मीर को हिंदुस्तान से तोड़कर इस्लामिक स्टेट में लेना है, ऐसा कहने वाले को हम संघर्ष क्यों रहे हैं? यह युद्ध विराम क्यों नहीं कह रहे हैं? और क्या युद्ध विराम हो सकता है? नहीं, खास करके तब नहीं जब सामने वाला कोई इंसान नहीं, शैतान से भी ज्यादा खतरनाक हो। और इसलिए इस विषय पर बात करनी है। हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में 2 विशेष अतिथि भी रहेंगे, उनके पास जाएंगे। उसके पहले मुद्दे पर नजर डालते हैं। हिंदुस्तानियों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। और महबूबा कबूतर उड़ा रही हैं। वाजपेयी जी ने 2000 में यहाँ यूनिलेटरल सीज फायर किया था। इस तरह से यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन लाइन्स पे सोचना चाहिए। जवान शहीद हो रहे हैं, महबूबा आतंकियों पर मेहरबान। एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसमें आम लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। और चूंकि अब रमजान का महीना शुरू हो रहा है, तो क्या युद्ध विराम से सुधर जाएगा पाकिस्तान? एक बात सुन लो, समझ लो, आजादी के नारे लगाने वालों, नहीं मिलेगी तुमको आजादी। क्योंकि बुरहान हो या दुजाना, सेना मारेगी रोजाना। नियम के अनुसार कश्मीर को ठीक करो तो 2 दिन में ठीक हो जाए। सेना के हौसलों पर महबूबा की पत्थरबाजी नहीं चलने देंगे। महबूबा किसके लिए मांग रही है एक तरफा संघर्ष विराम? क्या आतंक का ऑल आउट महबूबा को मंजूर नहीं है? आखिर आतंकियों को रमजान में ऑक्सीजन क्यों दी जा रही है? क्या हमने पुराने संघर्ष विराम के कड़वे अनुभवों से कुछ सीखा नहीं? सिर्फ हम ही उदारता दिखाते रहें जब हमारी सेना आतंकियों पर भारी पड़ रही है। तो फिर क्यों आतंकियों को ताकतवर होने का मौका दिया जा रहा है? क्योंकि सेना ने 2017 और 18 में अब तक के सबसे ज्यादा आतंकियों को जन्नत पहुंचाया। – 2017 में 200 आतंकियों को मारा सेना ने। इन आतंकियों में 80 आतंकी स्थानीय थे, जबकि बाकी विदेशी थे। वहीं सेना ने नवंबर 2017 में कहा था कि घाटी में अभी 200 विदेशी आतंकी सक्रिय हैं। वहीं 2018 में अब तक 70 आतंकियों को ढेर कर चुकी है सेना। ऐसे में क्या आतंकियों की मौत से तो नहीं घबरा गई महबूबा? तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर बोलना जरूरी है मित्रों, क्योंकि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले शैतानों को, दुश्मनों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। महबूबा मुफ्ती का, महबूबा का प्रेम आतंकियों के प्रति है। उनके मरने के बाद नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनके पिता का भी ये सर्वश्रुत था। क्या ऐसे में कब तक हम उन गलतियों को दोहराएंगे? कब तक हम शैतानों को बच निकलने का मौका देंगे? क्या ये रणनीति का तो हिस्सा नहीं है कि जब आतंकवादी पीछे हटने को मजबूर है, पराजित हो रहे, सबसे ज्यादा मारे जा रहे, ऐसे में उनको हम कहीं ढील देकर दोबारा किलों को मजबूत तो नहीं करें? ये सवाल पूछेंगे हम। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी। सिन्हा साहब, क्या कहेंगे इस सवाल पर? देखिए, मेरी पहली सोच है
कि ये जो फैसला लिया गया है वो सही माने में जमीनी स्तर पे वो रंग नहीं दिखा रही है जैसा दिखाना चाहिए, क्योंकि मेरा विश्वास है कि किसी का डीएनए नहीं बदलता। वहां के जो आतंकी हैं उनका डीएनए नहीं बदलेगा, और सबसे बड़ा जो खतरा है ये जो शांति का जो हम उनको समय दे रहे हैं उसमें रीऑर्गेनाइज, रिकूप और प्लान करेंगे। और रमजान खत्म होते उसके बीच में ही हम देख रहे हैं 48 आवर्स 48 घंटे के अंदर 5 लोग मारे गए हैं, 1 फौजी मारा गया है, 4 सिविलियन मारे गए हैं। जब हम जानते हैं कि इनको ये लोग मैक्सिमम का कंप्लीट आतंकी जो है वो राष्ट्रद्रोही हैं, इनको राष्ट्रीयता से कोई मतलब नहीं है, ये आजादी की बात करते हैं, ये आर्मी गाड़ी पे पत्थर फेंकते हैं, वहां नेशनल जो फ्लैग है, जो भारत का तिरंगा है उसका अनादर किया जाता है। परेड के अंदर बीएसएफ पासिंग आउट परेड के अंदर महबूबा जहां पर अटेंड करती हैं और डीजीपी पुलिस प्रेजेंट रहता है, उसमें जनगण मन जब हो रहा है, जब राष्ट्रगान हो रहा है, लोग उठते नहीं हैं। उन सोल्जर्स के, उन सिपाहियों के रिश्तेदार, जब इस तरह से व्यवस्था है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही भयानक स्थिति सामने बिल्कुल। है। मेरा दूसरा सवाल है सिन्हा साहब, आपके जैसे योद्धा को, इसको हम संघर्ष विराम क्यों कह रहे हैं? इसको युद्ध विराम कहना चाहिए। देखिए ये शब्दों का खेल है। मैं तो कहता हूं ये रेस्पाइट, ये स्पेस देने की कोई जरूरत नहीं थी। हम पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी की जो गलती है क्यों रिपीट करना चाहते हैं? पृथ्वीराज ने माफ किया गोरी को और उसको अपना कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी वो पूरा इतिहास जानता है, पूरा देश जानता है। हम ऐसी गलती इतिहास से क्यों नहीं सीखना चाहते हैं? हमको मिलेगा इनको रेस्पाइट देके? रेस्पाइट देके आप यदि कोई समझता है कि इनके विचारधारा में, इनकी सोच में परिवर्तन आएगा तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। जैसे मैंने कहा, बिच्छू को डसने का जो प्रकृति है वो कभी नहीं बदल सकता। आप उसको डेली अगरबत्ती दिखाइए, ये मेरा विश्वास है। और मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं हम बड़ा हृदय का ये सोच करके हम महबूबा के ट्रैप में फंस गए हैं और हम गलती कर रहे हैं। महबूबा तो अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रहित बहुत बुरी तरह आहत हो रहा है। और इसका उदाहरण है 48 घंटे के अंदर खेल कि हमारे 5 लोग मारे गए हैं। और जब जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो रमजान में क्यों ये शांति की बात हो रही है? और तब तो इसका मतलब है कि हम उसको और स्पेस दे रहे हैं। वो जो वेंटिलेटर पे लोग लटके हुए थे, उसके वेंटिलेटर पे हम ऑक्सीजन दे रहे हैं और वो ऑक्सीजन को लेके, बिल्कुल उनका रसद नहीं पहुंच रही थी, सामान नहीं पहुंच रहा था, गोला बारूद नहीं पहुंच रही थी, तमाम चीजें जो आतंकवादियों तक नहीं पहुंच रही थी, इन दिनों में वो पहुंचाने की व्यवस्था होगी। अब खजूर पहुंचेगा, जो कि रमजान में रोजा खोलने के नाम पर चलने वाले ड्राई फ्रूट आतंकवादियों के लिए स्टॉक बनाए जाएंगे, उसका पूरा इंतजाम किया जाएगा। और रमजान खत्म होने की देरी तो कहां वेट करें? 4 घंटे के अंदर लश्कर ए तोयबा ने कहा कि भले ही भारत सरकार सीज़फायर की बात करे, हमारे लिए तो हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ एक और अतिथि जुड़ने जा रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन कॉलर के पास पहले चलते हैं। जय हिंद। हाँ, जय हिंद सर। बोलिए। मैं पाली डिस्ट्रिक्ट के सुमेरपुर से अलका टाक बोल रही हूँ सर। बोलिए। मैं बोल रही हूँ उनका कहाँ गया था मैडम का वोट बैंक, जब हमारे अमरनाथ यात्रियों पर, निहत्तों पे इन्होंने वार किया था? कहाँ गया था? आतंकियों का धर्म, जब उमर फयाज को इन्होंने मस्जिद में से निकलते हुए मारा था सर, क्यों? आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता सर। बिल्कुल यही तो हमारा सवाल है बहन जी, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस देश की नारी शक्ति झांसी की रानी बनकर बाहर निकले, गद्दारों के समर्थकों के पसीने छूट जाएंगे। और मेरा दूसरा सवाल, ऐसे संघर्ष विराम हिंदुओं के त्योहारों में आतंकवादियों की तरफ से क्यों नहीं आते? आखिर क्यों नहीं उन दैत्यों को भी कभी अपने धर्म के आधार पर हिंदू त्योहारों में भी यही दोहराया जाता? देखिए। रमजान में संघर्ष विराम मांगने वालों, दूसरे पर्वों का ख्याल तुम्हें क्यों नहीं आया? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार से एक तरफा संघर्ष विराम की जो मांग उठाई है, उसका स्वागत पाकिस्तान की सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सेना की चौकियों पर गोलीबारी करके किया है। इस गोलीबारी में 22 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो चाहती है
कि रमजान शुरू होने से लेकर अगस्त में अमरनाथ यात्रा संपन्न होने तक एक तरफा संघर्ष विराम बनाए रखने पर विचार करना चाहिए। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर रमजान में ही क्यों संघर्ष विराम होना चाहिए? जब ये कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो संघर्ष विराम को धार्मिक पर्व या धार्मिक यात्राओं से क्यों जोड़ा जा रहा है? अगर रमजान में संघर्ष विराम चाहिए तो नवरात्रि में या दीपावली पर भी होना चाहिए। अगर किसी का शांति से ईद मनाना जरूरी है तो दूसरों का शांति से होली या दिवाली मनाना भी जरूरी है। महबूबा ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर सवाल ये उठता है कि क्या हमारे एक तरफा संघर्ष विराम के ऐलान से पाकिस्तान और वहाँ के आतंकवादियों का मनोबल और नहीं बढ़ेगा? क्या एक तरफा संघर्ष विराम रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में जश्न का माहौल नहीं पैदा कर देगा? क्या एक तरफा संघर्ष विराम का ऐलान हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन या जकी उर रहमान लखवी जैसे क्रूर आतंकवादियों का हौसला और नहीं बढ़ा देगा? भारत हमेशा बड़प्पन दिखाता रहा है, लेकिन आज के हालात में एक तरफा संघर्ष विराम का ऐलान कायरपना होगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब सन 2000 में संघर्ष विराम का ऐलान किया था, तब परिस्थितियां दूसरी थी। तब कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हराने के बाद रमजान के दिनों में उन्होंने पाकिस्तान को वार्ता की मेज पर आने का मौका दिया था। वाजपेयी सरकार का मानना था कि ऐसा करने से पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद बंद करेगा और मुद्दों को सुलझाने के लिए वार्ता करेगा। लेकिन वाजपेयी की इस पहल का जवाब क्या मिला, ये याद होना चाहिए। 18 साल पहले करीब 4 महीने के संघर्ष विराम अवधि के दौरान श्रीनगर हवाई अड्डे पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सुरक्षा बलों के साथ ही आम नागरिक भी मारे गए थे। यही नहीं, उस दौरान वाजपेयी सरकार के इस एक तरफा संघर्ष विराम को मानने से तत्काल इनकार करते हुए हिजबुल मुजाहिदीन के प्रवक्ता सलीम हाशमी ने एक बयान जारी कर कहा था कि वो भारतीय सुरक्षा बलों पर अपने हमले जारी रखेगा। साथ ही साल 2000 में घाटी में सक्रिय लगभग सभी आतंकी संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 4 महीने की इस अवधि के दौरान आतंकवादी घाटी में खुलेआम घूम रहे थे। और हमारे साथ एक विशेष अतिथि इस वक्त जुड़ गए, मैं उनका स्वागत करता हूं। और आज का कार्यक्रम उनके उपस्थिति के साथ विशेष इसलिए मित्रों, क्योंकि ना केवल वो सेना के कर्नल है, बल्कि एक ऐसे शहीद के पिता है जिनको लेफ्टिनेंट विजय थापर के नाम से हम जानते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं और सुदर्शन परिवार की तरफ से आप एक शहीद के पिता होने के नाते आपको प्रणाम करता हूं। ऐसा संघर्ष विराम सुनने के बाद एक फौजी को और खास करके एक वीर बेटे के पिता होने को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो वक्फा अब आतंकवादियों को मिलेगा उसका वो शायद कोई ना कोई फायदा उठा लेंगे, क्योंकि हम जो गतिविधियां हैं उनको थोड़ा सा लगाम दे देंगे। लेकिन हमको देखना क्या है कि इसके अंदर वादा डालने वाले वही लोग हैं जिन्होंने आतंकवादियों को उत्साह है कश्मीर के अंदर, यानी कि पाकिस्तान ही इस सब प्रक्रिया में जो भी गड़बड़ होगी उसके लिए जिम्मेवार है। और लेकिन इसमें हम नया क्या साबित कर रहे हैं? ये तो साबित है ही। हाँ, साबित है, बिल्कुल साबित है। लेकिन हमको क्या देखना है कि आज पहले दिन ही उन्होंने कुछ कैजुअलिटीज हमारे ऊपर क्यों की है, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि ये जो एक प्रपोजल है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक्ट किया है वो गलत है। तो इसको खराब दिखाने के लिए उन्होंने ये काम किया है। जहां तक आतंकवादियों के बरखिलाफ कार्रवाई करने की छूट है वो पूरी तरह से बंद नहीं की गई। मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, अगर कोई भी ऐसी कार्रवाई की गई जिसमें हथियारों से लैस कोई भी ग्रुप या कोई भी टुकड़ी दिखती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उनके ऊपर किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं बिल्कुल। मिलेगी। ये तो बाद में स्पष्टीकरण है। सिन्हा साहब, यात्रा के भाषणों में भी आप एक बात हमेशा कहते थे कि जब गर्दन हाथ में आए तो रगड़ देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। एकदम, मैं रिपीट करता हूं, इतिहास गवाह है। जो पृथ्वीराज जी महाराजा पृथ्वीराज ने जो गलती की वो गलती हमको दोहराने की जरूरत नहीं है।
9,730 आज से 10 साल 12 साल पहले 9,730 आतंकवादी जम्मू एंड कश्मीर में थे। आज उनकी संख्या 200 से भी नीचे आ गई है। इनफैक्ट 180 के करीब आ गई है। जब हम सफलता के किनारे एकदम पहुंच चुके हैं, जब ऑपरेशन ऑल आउट इतना बढ़िया अंजाम दे रहा है, जब फौज का मोराल, सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल हाई बीट पे है, जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो हम ऑक्सीजन क्यों देने की कोशिश कर रहे हैं? एक पेशेंट, एक आतंकी वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर हटाने की जरूरत है ताकि ये समस्या सदा के लिए खत्म हो जाए। ये आजादी मांगते हैं, इनके डीएनए में कोई बदलाव नहीं आ सकता सुरेश जी। इनको जगह देना, रिप्रीव देना, इनको थोड़ा मौका देना, ये स्ट्रेटजिक ब्लंडर होगा। और हम लोग बिल्कुल इसलिए भी होगा क्योंकि पहले भी जब ऐसे शांति के कबूतर उड़ाए गए, भले उड़ाने वाला कोई भी हो, लेकिन असफल करने वाली शक्तियां वही थी जो अभी भी करेगी। देखिए, कभी भी अच्छा नहीं रहा 18 साल पुराना संघर्ष विराम का अनुभव। केंद्र सरकार के संघर्ष विराम के फैसले से कश्मीरी आवाम और क्षेत्र की राजनीतिक पार्टियां भले ही उत्साहित हों, लेकिन सेना व सुरक्षा बलों के लिए ये चुनौतियों भरा साबित होगा। करीब 3 दशक से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ रही सेना व सुरक्षा बल साल 2000 के संघर्ष विराम के अनुभव भूले नहीं हैं। पाकिस्तान की शह पर अलगाववादियों और आतंकी तंजीमों ने संघर्ष विराम को औपचारिकता बताया था और कश्मीर में हिंसा और सुरक्षा बलों पर हमलों में तेजी आई थी। ऐसे हालातों में तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि संघर्ष विराम अच्छी नीयत के साथ हुआ था, लेकिन आतंकियों ने नागरिकों को अधिक निशाना बनाया, जिससे इसे समाप्त करना पड़ा। अब 18 साल बाद हुए इस संघर्ष विराम का भी अलगाववादियों और आतंकियों ने विरोध करके ये साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने 19 नवंबर 2000 में रमजान में संघर्ष विराम की घोषणा की थी। 27 नवंबर से संघर्ष विराम शुरू हुआ। 28 दिसंबर को इसे पहली बार और 27 जनवरी 2001 को 1 महीने का दूसरा विस्तार दिया गया था। इसके बाद 28 फरवरी से 31 मई तक अंतिम विस्तार दिया गया। 6 महीनों के इस संघर्ष विराम के बाद भले ही सेना और सुरक्षा बलों ने संयम बरता हो, लेकिन आतंकियों ने इसका फायदा खुद को मजबूत बनाकर हमले करने में उठाया। संघर्ष विराम के करीब 6 महीनों में आतंकी हमलों में 512 नागरिकों और 250 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की जानें गई थी। इस दौरान करीब 750 आतंकी भी मारे गए थे। संघर्ष विराम के समय आतंकवाद में आई तेजी के कारण साल 2000 में 842 और 2001 में 1067 नागरिकों की मौतें हो गयी। ऐसे हालात में सेना व सुरक्षा बल इस संघर्ष विराम को लेकर उत्साहित नहीं है। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि कश्मीर के हालात को बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान की शह पर कोशिशें होंगी। ऐसे हालात में फील्ड कमांडरों के निर्देश हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हमले जारी रहेंगे। ऐसे में उनके प्रति सतर्कता के स्तर में कोई कमी न लाई जाए। सीमा पर भी घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी किया जाना इसका सबूत है। एक्सपर्ट का मानना है कि ये संघर्ष विराम तभी प्रभावी होगा जब कश्मीर में लोग आतंकियों को शरण देना बंद करें और उनके बारे में सुरक्षा बलों को सूचना दें। इसके साथ शुक्रवार को होने वाले हिंसक प्रदर्शन भी बंद करने होंगे। कश्मीर में स्थिति को हम अपने हाथ से निकलने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। वहीं कश्मीर में संघर्ष विराम उस समय हुआ जब आतंकियों पर भारी दबाव बनाया गया था। इस साल अब तक वहां 72 आतंकी मारे गए हैं, जबकि 30 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए और 33 नागरिक भी मारे गए हैं। आतंकवादियों के साथ संघर्ष विराम की घोषणा करने के बाद मेरा जम्मू कश्मीर और भारत सरकार को आह्वान है, इनके क्षेत्र में और खास करके जम्मू कश्मीर में जिनको भी सुरक्षा दी हुई हो, वो महबूबा मुफ्ती क्यों ना हो या तमाम देशद्रोही आतंकवादी समर्थक नेता क्यों ना हो, भरोसा है ना इनको रमजान के शांति पर, तो इनकी सिक्योरिटी हटाकर दिखाए। छोड़ दीजिए सिक्योरिटी, रमजान के महीने में सिक्योरिटी के बगैर रहिए, देखते शांति के ऊपर आपका भरोसा कितना मजबूत है। अगर आप में हिम्मत है, मर्दानगी है, तो यह निर्णय करके दिखाइए। महबूबा, शुरुआत आपसे करिए। सिन्हा जी, क्या इस अपील को स्वीकारने में क्या दिक्कत है इन लोगों को? ये कभी नहीं स्वीकार करेंगे सुरेश जी, क्योंकि इनकी नीयत खराब है। इनको तो जब ये इनको चित कर दिया जाता है तो उस समय ये झुक जाते हैं और स्पेस चाहते हैं ताकि फिर वो बाद में गदर करें।
सुरेश जी, जो जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिकल सिस्टम के बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, जो हुर्रियत लीडर्स हैं, कई इंपॉर्टेंट राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने इसको इंडस्ट्री समझ लिया है, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उनके सोच में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप बिच्छू को अगरबत्ती दिखाई रही है सुरेश जी, बिच्छू के डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बिल्कुल। यह सबसे बड़ी भूल होगी यदि हम सोचेंगे कि बिच्छू एक शांति प्रिय गाय बन जाएगा। यह बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक भूल होगी सुरेश जी। ऐसा ब्लंडर नहीं करना चाहिए और इतिहास से हमको सीखना चाहिए। सिचुएशन ग्राउंड पे इतनी खराब हो चुकी है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं सुरेश जी। यह पत्थरबाजों का सिलसिला इजराइल में भी था और इजराइल के सरकार ने एक बहुत फर्म स्टैंड लिया और बोला कि गोली चलाओ, मारो इनको। और आज 20 आप तो पत्थरबाजी की बात करें सिन्हा जी। परसों वहां पर अमेरिकन एम्बेसी के उद्घाटन में प्रदर्शन कर रहे थे, केवल बस कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहे थे। Correct. लेकिन प्रदर्शन करने वाले दर्जनों उड़ा दिए, कत्ल कर दिए, गोली मार दी। इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कहेगी, कानून क्या कहेगा, क्या होगा, सोचा नहीं? सुरेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूस में, चीन में, ऐसे देश में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कड़ा प्रावधान है। चीन में तो ऐसा प्रावधान है कि 4x4 ऐसे चैम्बर में आपको रख दिया जाएगा और वहीं आप मर जाओगे। रूस में एकदम फायर ऑन साइट, एकदम गोली मारने का प्रावधान है। और हिंदुस्तान में आपको रमजान में आपको स्पेस दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि ये भूले भटके हुए नौजवान हैं, आप इनसे वार्तालाप करो। ये किस तरह से ये चलेगा देश, बहुत मुश्किल मुझे लगता है। हमें तो नहीं लगता। एक मेजर बीमारी कॉल्स फॉर मेजर सर्जरी। यदि बीमारी बहुत गंभीर है तो ट्रीटमेंट भी बहुत गंभीर होना चाहिए और बहुत सशक्त होना चाहिए। बिल्कुल। ये सॉफ्ट कर्नल थापर जी, हिंदुस्तान में तो हम बाहें खोलकर गले लगाने को हमेशा तैयार रहते, लेकिन जिस चीन का साथ ले रहा है पाकिस्तान और कश्मीरी आतंकवादी, वहां पर तो मुसलमानों को सुधार के नाम पर मीट वहां पर खिलाया जाता है, सुअर का मांस खिला रहे हैं, उनको शराब पिला रहे हैं, उनकी दाढ़ी निकलवा रहे हैं। यहां तक बोला गया है कि घरों में जो नमाज पढ़ने की चटाई है और कुरान है उसको जमा करो, नहीं तो कार्रवाई होगी। इस चीन के खिलाफ तो किसी मुस्लिम या किसी सेकुलर नेता ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। देखिए, सबसे पहली बात जो सिन्हा साहब ने कही कि जिस तरह से इजराइल काम करता है वैसे हमें भी करना चाहिए, वो आज से 20-25 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। हमें पता है कि 1948 की लड़ाई में कश्मीरी आवाम ने हमारा पूरा साथ दिया था। 1965 की लड़ाई में उन्होंने हमारा सामान उठाया और जितनी भी मदद हो सकी उन्होंने की। 1971 में भी कारगिल के युद्ध में उन्होंने पूरी जो भी उनसे हो सका उतना किया। लेकिन हम खुद, हमारी कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से हम इस स्थिति पे पहुंच गए हैं। अब यह कहना कि इस स्थिति में, जबकि इजराइल का उदाहरण लिया जाता है, इजराइल ने 1948 से ही सख्ती बरती है इन बातों में। हमने सख्ती लेकिन नहीं माना कि अब तक नहीं बरती, लेकिन शुरुआत आज करने में क्या हर्ज है? हमने कानून को, हमने पूरे देश का भी देखना है ना, कि सिर्फ रमजान सिर्फ वैली में तो नहीं हो रही है, लेकिन पूरे देश में हो रही है। उसका हमें क्या फायदा मिलेगा, क्या नुकसान मिलेगा, उसको टोटलिटी में देख के तभी काम लेना है। मुझे तो नहीं लगता कोई फायदा होगा। क्या एक भी रमजान की नमाज में आतंकवादियों के खिलाफ कोई भाषण दिया गया? क्या उनके खिलाफ कोई प्रस्ताव रखा गया? क्या किसी जगह पर यह कहा गया कि नहीं आज 5 लोग मरे और इसका हम निषेध करते हैं? क्यों नहीं संदेश देने की पहल दोनों तरफ से होती? जरूर होगी, जरूर होगी। मैं कहता हूं कि अगर रमजान के लिए ये युद्ध विराम किया गया है तो होली क्या, लेकिन इस निर्णय के बाद कि सिसफायर होगा, लोगों में सवाल उठने लगे हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सुरेश भाई, सभी आपको जय हिंद, और जो है जो आपके परम पूज्य पैनल है इन्हें भी जय हिंद। हाँ सुरेश भाई, मैं ये कहना चाह रहा कि जो ये मुसलमान है एक 47 पे हमला कर रहे हैं, हर 1000 महीने में 1000 साल होता है, ऐसा हो रहा है पूरे देश में हिंदू का हमले हो रहे। कहीं AK-40 मुसलमानों को AK-47 हाथ लगा तो उनसे हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा। नहीं होती, एक तो नहीं हुए और तब से लेके आज तक एक कहाँ हो रहे हैं? एक हो जाए तो खत्म ना, फिर तो दुनिया को जीत लेंगे, लेकिन एक नहीं हो रहे हैं और उसी का फायदा दुश्मन उठा रहा है।
लेकिन अब बारी आई है, आप जैसे जिस स्कॉलर ने बात कही कि एक होने की आवश्यकता है, एक होकर कुछ करे तो देश के गद्दारों को जरूर सजा सिखा सकते हैं। लेकिन मैं मुसलमानों के अंदर जो धर्म प्रेमी अच्छे राष्ट्रवादी लोग ऐसा कहते हैं, ये उनके लिए चैलेंज है। जब मोदी जी ने एक दिल खोलकर दिल बड़ा करके एक धार्मिक और शांति का संदेश देने का प्रयास किया है, तो जो लोग इस निर्णय को अच्छा मानते आगे आकर आतंकवादियों के खिलाफ खड़े हो। लेकिन सिन्हा साहब, इतने अच्छे निर्णय के बावजूद भी पूरे देश में तो पता नहीं कब क्या होगा, लेकिन कश्मीर में भी किसी भी मुस्लिम संगठन ने, मुफ्ती ने आगे आकर ये नहीं कहा कि हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। क्यों कहेंगे सुरेश जी? राष्ट्रीयता इनमें है ही नहीं सुरेश जी। ये भारत के प्रेमी नहीं हैं। आप टीवी चैनल पे देखते हैं कितने लोग आते हैं, बोलते हैं कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कश्मीर के लोग बोलते हैं। अरे भाई, महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, जय श्री राम। बोलिए। बात है सुरेश जी, हमें इनका आप भी कॉल करके अपनी बात को कह सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, जो लातों के भूत होते हैं ना, वो कभी बातों से नहीं मानते। बिल्कुल, इन कहावतों का उपयोग करना चाहिए। जो देश के खिलाफ पत्थर या हथियार उठाता है ना, तो उसे उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। अगर देश के अंदर गद्दारों को सम्मान और सुरक्षा दोगे ना, तो देश बचाने वाले सैनिकों को पत्थरों का सामना ही करना पड़ेगा। ये जो कबूतर उड़ाने वाले हैं ना, ये आधे इधर के हैं और आधे इधर के हैं। ये पाकिस्तान की जो जन्म कुंडली है ना, ये भारत के हाथों लिखी गई है। इसका क्रियाक्रम भी भारत के हाथों ही होना है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद चौहान साहब। बोलिए। चौहान साहब, ये बहस जो चल रही है टीवी पे, ये हिंदू मुसलमान के खिलाफ चल रही है या इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ चल रही है? आपको क्या लग रहा है? चौहान साहब, मुझे तो लग रहा है ये मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है। अब इसका जवाब मेरे बजाय मैं चाहूंगा सिन्हा साहब। सिन्हा साहब के पास मैं भी जवाब चाहूंगा। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान, देखिए, जैसे आतंकवादियों के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, मुसलमानों को क्यों लगता है कि हमारे खिलाफ बोल रहे हैं? अरे हमारे आगे जाके आपने विरोध करना चाहिए। इतनी अच्छी पहल प्रधानमंत्री ने की है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने कहना चाहिए कि एक आतंकवादी को मारूंगा तो मेरा रोजाना रोजा पाक होगा और अल्लाह को कबूल होगा। ये पहल करिए ना। क्यों हमारे कोई मुसलमान गोली मारिए, हम आपके साथ है। तो हम क्या कह रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं। मैंने 2 मिनट पहले यही बात की कि हिंदुस्तान के जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, उनको ये मौका है आगे आकर अपनी बात को कहने का। आप आगे आकर बात कहिए ना। आप तो मेरे पे सवाल उठा रहे हैं। एकदम। सिन्हा साहब, हिंदुस्तान का मुसलमान गद्दार नहीं है। मैं हिंदुस्तान के सब मुसलमानों पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो मुसलमान कश्मीर में फौजी गाड़ियों को लात मारते हैं, जो बैलेट बॉक्स खींचते हैं, जो पनाह देते हैं पाकिस्तान के आतंकवादियों को, जो टेरर फंडिंग करते हैं, पैसा लेते हैं, पत्थर कहां से आता है, किस ट्रक में आता है, वो कौन लोग फंड कर रहे हैं, जो कहते हैं हमें आजादी चाहिए, हमको हम आजादी तक जंग करेंगे, और जितना वीडियो अभी दिखाया गया, हम आजादी चाहते हैं। चलिए, फोन काट दिया उन्होंने। ये सब क्या है? फोन काट दिया है। ये गुस्सा, ये सवाल हमको मत पूछिए। एक राष्ट्रवादी पत्रकार को, जिन्होंने अपना बेटा खोया, ऐसे शहीद के पिता को खुद कर्नल रहे, और एक सेना के मेजर जनरल को सवाल पूछ रहे हो, जिन्होंने इस देश के लिए लड़ाई जब लड़ी तो ये नहीं सोचा कि सीमा बचा रहा हूं तो मुसलमान मर जाए। जब सीमा पर इस देश का सैनिक लड़ता है, अपने बलिदान के लिए तैयार रहता है, तो पूरे हिंदुस्तानी के लिए बलिदान के लिए तैयार रहता है, केवल हिंदुओं के लिए नहीं। जब हम पूरे हिंदुस्तान को बचाने की बात करें, तो मुसलमान तो अपने आप बचने ही वाला है ना। हमने ये सोचा ही नहीं। क्यों हम बहस में जब आतंकवादियों के खिलाफ बोलते हैं, तो देश के कुछ मुसलमानों को लग जाता है कि हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, फेसबुक पर इस वक्त लाइव चल रहा है। लाइव में जाके कमेंट करिए। हिंदुस्तान में इस वक्त टीवी देख रहे हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। सुदर्शन न्यूज के फेसबुक पेज पर जाइए, कई लोग इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे हैं। नीचे जाकर देखिए, एक भी मुसलमान क्यों समर्थन नहीं करा है। ये आपका करतूत, ये आपकी कार्रवाई, ये आपका तरीका, ये आपका अप्रोच, ये आपका हमारे तरफ देखने का नजरिया खुद आपको सवालों के घेरे में आगे कराए। क्यों नहीं कंधे से कंधा लगाकर हमारे साथ खड़े होते और महबूबा के खिलाफ बोलते? क्यों नहीं हमारे साथ खड़े होते और आतंकवाद के इस इतने अच्छे पहल के खिलाफ लड़ाई करने वाले उन आतंकवादियों के खिलाफ बोलते? मौन रहोगे तो सवाल आएगा। कॉलर के पास चलता है।
जय हिंद। सुरेश जी जय हिंद। बोलिए मैं लाल बाबू चौधरी दिल्ली से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। धर्म से पराजित करने के लिए दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डी तक भी दे दिए थे दान में, लेकिन वही एक लफ्ज जो है तो गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट कर दिए थे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कई बार पराजित किया, फिर जीवन दान दे दिए थे, किंतु मोहम्मद गौरी ने चौहान जी को एक बार भी नहीं छोड़ा। लश्कर तैयबा मोहम्मद गौरी के खून से पनपे हुए हैं। इनकी सोच में भरा है कि पूरी दुनिया इस्लाम का राज होगा। ये लश्कर तैयबा, आसीन मलिक, हारिफ अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, बाबर कादरी, उस्मानी, शबनम लोन, इन चेहरों को क्यों नहीं मारता है? केवल हिंदू ही निशाने पर क्यों है? ये हाफिज सईद बिल्कुल। चलिए हम आपको अभी नई कबूतरबाज, शांति के कबूतर उड़ाने वाली महबूबा मुफ्ती का ये बयान सुनाते। देखिए, वाजपेयी जी ने 2000 में यहाँ यूनिलेटरल सीज फायर किया था। इस तरह से यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन लाइन्स पे सोचना चाहिए। इस वक्त जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसमें आम लोग। अब आपके सामने है जितेंद्र सिंह, पीएमओ के जो मंत्री हैं, क्या कहते हैं। क्या कुरान शरीफ की यही नसीहत है कि रोजे के दौरान सीमा पर जिस प्रकार की शरारत पाकिस्तान की ओर से हुई है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, दिया भी जाएगा, और आने वाले समय में भी सीमा के ऊपर या सीमा के भीतर यदि कोई आतंक करता है तो उसका जवाब उसी तरह से दिया जाएगा जैसा कि एक आतंकवादी के साथ पेश आना चाहिए। किसी को ये भ्रम ना रहे कि सीज फायर की आड़ लेकर के वो किसी तरह से शरारत कर गुजरेगा। सुब्रमण्यम स्वामी जी क्या कहते हैं, देखिए। ठीक है, क्योंकि हमारी सेना की जो ताकत है अभी हमने उपयोग ही नहीं किया है, सिर्फ डिफेंसिव में लगा है। जिस दिन हम कहेंगे जो युद्ध की नियम के अनुसार कश्मीर को ठीक करो, तो फारूक अब्दुल्ला भी क्या कहते, सुनिए। I congratulate the Home Minister of India and the Prime Minister of India. This step couldn't have been taken without the clearance from Modi ji. It's a great step forward and reminds me of Vajpayee ji's era when he did unilateral ceasefire, and that was welcomed by Pakistan also, and it stayed for many years. We progressed, we had peace on the border, people were able to cultivate, people were able to live peacefully. We hope that this step will be the first step towards that side. And I hope and welcome and hope that Pakistan also welcomes this and helps us in bringing peace to Jammu. क्या कहेंगे सिन्हा साहब? ये ये तो बगैर बूट के लोटे की तरह है यार। ये दिल्ली में एक बयान देंगे, कश्मीर में जाके एक देंगे। ताज्जुब लगता है कि जो मुख्यमंत्री एक राज्य का रह चुका है, जम्मू एंड कश्मीर का, वो हर एक सेंटेंस के बाद पाकिस्तान को धन्यवाद कर रहा है। अरे उसकी वफादारी कहाँ है? अरे भाई, तुम हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री एक राज्य के रह चुके हो, बार बार हम पाकिस्तान को धन्यवाद देते हैं, पाकिस्तान को धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि पाकिस्तान शांति का रास्ता ढूंढे। वो क्या ढूंढेगा? वो तो कश्मीर को अपने में मिलाना चाहता है, वो तो टेरर फंडिंग करता है। वो पूरी समस्या पाकिस्तान आर्मी को जो सोल्जरिंग करनी चाहिए, जो पाकिस्तान का आर्थिक विकास होना चाहिए। सुरेश जी, मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान की आर्मी है। आज जो आर्थिक व्यवस्था के दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, उसका मुख्य कारण है पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि वहां के जनरल्स रात के अंधेरे में अय्याशी करते हैं। खाली चलिए, हमें तो उससे क्या मतलब है? वो तो जल जाए, मर जाए, हमको क्या मतलब है? जब हमसे निकल कर चले गए तो उनका हश्र क्या होना है, ये तो तभी लिखा गया था जब हिंदुस्तान से अलग हो गए थे। आम कश्मीरियों की कुछ बाइट हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आम कश्मीरियों को जब पूछा गया इस निर्णय के बारे में तो उन्होंने क्या कहा, देखिए। कहा कि रमजान के महीने में सीज फायर जो है, ये फोर्सेस जो हैं, ये सीज फायर करें। मैं समझता हूं कि अगर सीज फायर जो है वो एक तरफा नहीं होना चाहिए, सीज फायर दोनों तरफ से होना चाहिए। जैसे आपने देखा अभी पाकिस्तान की तरफ से जो यहाँ कितनी गोलाबारी हो रही है, और ये भी बंद होनी चाहिए
कितनी देर आप ये सीज फायर करके रखोगे? और अगर वहां से वो जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं और जो पाकिस्तान की तरफ से अगर ये ऐसा इनको बढ़ावा ना दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी आर्मी है वो पहले भी जीरो टॉलरेंस पर है और पूरी वो अच्छे ढंग से वो काम कर रही है। लेकिन इस ढंग से सीज फायर की जो ये सियासत है ये बंद होनी चाहिए। जो हमारी फोर्सेस हैं उनको खुली छूट देनी चाहिए। जितने जो भी मिलिटेंट हैं, जो भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो यहाँ आकर फायरिंग करते हैं और जो बेगुनाह लोगों को पर ये गोलियां बरसाते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से सीज फायर का ऐलान हुआ, उसी वक्त पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से गोलाबारी की जा रही है, तो ये युद्ध जैसे हालात हमारे बॉर्डर्स के ऊपर बन गए हैं और जिसमें सैकड़ों लोग हमारे घायल हो गए हैं, जानवर, और हमारे 2 लोग मारे भी जा चुके हैं इस सीज फायर वायलेशन में। और हम ये कहना चाहते हैं कि अब केंद्र की सरकार सत्ता का इतना लोभ क्यों है कि महबूबा मुफ्ती के आगे घुटने टेके और जो भी बात महबूबा मुफ्ती कहती हैं उसको मानने के लिए तैयार हैं, जबकि लोगों की जान की कास्ट के ऊपर लोगों को बलि का बकरा यहाँ पे बनाया जा रहा है, आर्मी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की बचाने के लिए। पाकिस्तान की फायरिंग से अरनिया क्षेत्र के अंदर 4 लोग मारे गए हैं और महबूबा मुफ्ती जी आप द्वारा लिया गया गलत निर्णय आज ये दर्शाने का प्रयास करना चाहता है कि सिर्फ राजनीति को लेकर के और रमजान के शब्द को प्रयोग करके ताकि एक वर्ग के वोटों को लेने का प्रयास किया जाए, वो प्रयास राजनीति से प्रेरित है जिसका रमजान जैसे शब्द के साथ कोई संबंध नहीं है। और सीज फायर 860 बार पिछले वर्ष के अंदर पाकिस्तान ने सीज फायर की उल्लंघना कर दी। आर्मी किसी भी प्रकार से किसी भी पर भी गोलियां या मिलिटेंटों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी इस रमजान के महीने में। आज रमजान के महीने का पहला दिन है और जम्मू के अंदर 4 सिविलियंस को पाकिस्तान की गोलाबारी से मार दिया गया। एक बीएसएफ का जवान। सिन्हा साहब, बात केवल कश्मीर में नहीं, अब निशाना जम्मू है। एकदम जिस तरह से देखिए सुरेश जी, जब ये भारत बचाओ यात्रा निकली थी तो जम्मू में ये बहुत खुले चीज सामने आई थी कि धीरे धीरे साजिश हो रही है। सुरेश जी, एक हिंदुस्तानी जम्मू एंड कश्मीर में कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। वहां रोहिंग्याज कैसे सेटल करते हैं, उनका आधार कार्ड कैसे बनता है, उनके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे होती है, पानी का कनेक्शन, बिजली का सब कुछ कनेक्शन मिलता है, चावल घर में पहुंच रहा है। सुरेश जी, सब वोट बैंक की राजनीति है। पहले कश्मीर को अपने मुट्ठी में लिया, अब जम्मू, क्योंकि जम्मू हिंदू प्रेडोमिनेंट। थापर जी, हमने कश्मीर और जम्मू कश्मीर के पूरे क्षेत्र पर बहुत ध्यान दिया हुआ है और मैं कई सालों से कहता हूं, जब से चैनल चालू किया हूं, अगला निशाना जम्मू। और अब जम्मू में हम देखेंगे रोहिंग्या तो बसाएं, बांग्लादेशी भी बसाएं, और अब श्रीनगर और कश्मीर क्षेत्र में रहने वाले तमाम लोग वहां आकर अपनी बस्तियां बढ़ा रहे हैं, कॉलोनियां बढ़ा रहे हैं। और थोड़े दिनों बाद पता चलेगा जम्मू का भी डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। हाँ, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने सोचना क्या है कि 2500 किलोमीटर से रोहिंग्या आकर जम्मू में कैसे बस गए, किसने बसने दिया उनको, और वहीं से नहीं, वो वहां से पाकिस्तान तक संपर्क किए हुए हैं। वो किस तरह से हुआ? ठीक उसी तरह से जैसे कि 1971 की लड़ाई के बाद बांग्लादेश से लोग आए हैं। आपके अपने शहर में ही देख लीजिए, हर घर में बांग्लादेशी घूम रहे हैं और ये पूरा कारोबार उन्होंने संभाला हुआ है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने, सुरेश जी, पूरा ये जो रोहिंग्याज का जो सेटलमेंट का प्रोसेस हुआ है, वो जाकिर नाइक ने ऑर्गेनाइज किया है, उसके एजेंट्स ने किया है। बिल्कुल पूरा जो कार्यक्रम के आखिर में आप दोनों की प्रतिक्रिया चाहूंगा। थापर जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या होना चाहिए आगे ये होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान इस युद्ध, ये जो समझौता हुआ है थोड़ा सा विश्राम देने के लिए, उसका उल्लंघन करता है, तो एक तो उनको सख्त जवाब दिया जाए, क्योंकि उनकी पूरी चेष्टा होगी कि गवर्नमेंट ने जो भी कदम लिया है वो सक्सेसफुल ना हो। बिल्कुल, इसलिए उनके साथ सख्ती से। दूसरा, अगर ये विराम का उल्लंघन किया जाता है, जिस समझ से हमने ये थोड़ी सी उनको छूट दी है, तो उसको भी सख्ती से
खत्म करना चाहिए। ये सवाल उठाया गया है कि अगर कोई ग्रुप हथियार के साथ देखा जाता है तो हम चुप रहेंगे क्या? कदापि नहीं। अगर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई भी हॉस्टाइल एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो उनको वहीं पे खत्म किया जाएगा। सिन्हा साहब, दो बातें, ये क्योंकि पहले 48 घंटे में ही पता चल गया कि उनकी नीयत साफ नहीं है, इस ऑर्डर को वापस लिया जाए सीज फायर का, पहला मेरा अपना सुझाव है। दूसरा जो सबसे प्रमुख बात मैं कहना चाहता हूं, आप राष्ट्रद्रोह परिभाषित कीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, और वो लोग जो राष्ट्रद्रोह कहते हैं उनको 15 दिन के अंदर कैपिटल पनिशमेंट या देश से निकाल के फेंकिए। और जो पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे आतंकवादियों और राष्ट्रद्रोह को सपोर्ट करते हैं उनको बैन कीजिए पॉलिटिकली, उनका स्पेस जो है छीन लीजिए, फिर देखिए। बिल्कुल। और इसलिए मित्रों, आप दोनों का मैं आभारी हूँ। सिन्हा साहब और थापर साहब, आपने समय निकाला कार्यक्रम में आए। मित्रों, मैं आपका भी आभारी हूँ। लेकिन क्या कार्यक्रम खत्म तो मुद्दा खत्म? बिल्कुल नहीं। सुदर्शन तो ऐसा कभी नहीं करता। इस मुद्दे की राय आपने जो भी कहा है, प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री तक, भारत सरकार के सारे प्रमुख मंत्री तक, हम इस कार्यक्रम का यूट्यूब का वीडियो भेजेंगे, फेसबुक का भेजेंगे। आप भी हमारे इस कार्यक्रम को फेसबुक के द्वारा, ट्विटर पर भी लाइव होता है, सुरेश चौहान की इस मेरे हैशटैग पर या मेरे अकाउंट पर, और साथ साथ में आप इसको यूट्यूब पर भी शेयर कर सकते हैं। हमारी बातें, आपने देखी हुई सहमति की बातें आप में और हम में नहीं रहनी चाहिए। हिंदुस्तान के हर मोबाइल में, हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में जानी चाहिए, और तभी हिंदुस्तान जागेगा, इस देश के दुश्मनों को सुलाएगा हमेशा की। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। 2000 में यहाँ यूनिलेटरल सीज फायर किया था। एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं। ऐसी ताकतों के विरुद्ध तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। नियम के अनुसार कश्मीर को ठीक करो तो 2 दिन में ठीक हो जाए। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो स्किन में अब्सॉर्ब होकर उसे अंदर से निखार देती है। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या आप मुश्किल दिनों के दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी से परेशान हैं? तो अपनाइए 90 वर्षों से नंबर 1 औषधि वर्टॉनिक हेमपुष्पा। सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे